फिर अपन लोग आगे बढ़ते। ठीक है, एएसटीएम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर कल अपन लोगों ने देखा था कि पहली बात प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका आम भाषा में जो अपन लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट जो बात हो गई और करंट एसेट, इसके अंदर पहले डिफरेंस अपन लोगों ने कल समझा था, फिर अपन पीपी के डेफिनेशन में रहते। देखो करंट एसेट जो कि स्टॉक जो रहता, इसको आप बेचते और फिर पैसा कमाते। ओके, मतलब क्या है, उसको आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड करके रखा है, उसको आपने किस पर्पस के लिए हेल्ड करके रखे हुआ है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड करके रखा हुआ है। तो करंट एसेट को अपन लोग बेच के पैसा कमाते। ओके, पहली बात, करंट एसेट को बेच के आप लोग पैसा कमाते। वही पीपीई को बेच के अपन लोग पैसा नहीं कमाते, पीपीई को अपन लोग प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कभी कभी स्टॉक बनाने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज जो रिक्वायर्ड रहती है, उसको अपन लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, करंट एसेट जो रहती है उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट स्पैन की रहती है, 1 साल के अंदर की रहती है। इनकी सभी पीपीई की लाइफ जनरली 1 साल से ज्यादा ही रहेगी। मतलब कैसा है, करंट एसेट आप उसको बेच के खा गए, ऐसी वाली बात है। पीपीई को आप रेगुलरली प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सप्लाई के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। करंट एसेट की लाइफ बहुत कम रहती, पीपीई की तो लाइफ 1 साल से ज्यादा ही रहने वाली है, मोर देन 1 ईयर ही रहने वाली है। ठीक है, फिर पीपीई की और दूसरी खास बात क्या है मालूम है क्या, पीपीई को अपन लोग बेचते नहीं, पीपीई को अपन लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पीपीई को अपन लोग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, PPE are the tangible items that are expected to be used for more than 12 months। एक बात कि इसको आप 12 महीनों से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात क्या है पता है कि आप लोगों को, इट इज हेल्ड फॉर मतलब आपने उसको बिजनेस के अंदर क्यों रखे हुआ है, आपने उसको बिजनेस के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि आपको उससे प्रोडक्शन करने का है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने का है, उसको किसी को भाड़े के ऊपर देके फिर पैसा कमाने का है, या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए अपन लोगों ने रखे हुआ है। तो पीपी मतलब क्या, ऐसी मशीनरी जिसको आपने प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हुआ है। ऐसी मशीनरी जिसको आप लोगों को भाड़े के ऊपर देके फिर पैसा कमाने वाले हैं। ऐसी मशीनरी जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, मेरी एक टूरिस्ट एजेंसी है, हम लोग है ना, मेरे पास में 10 गाड़ियां है। तो 10 गाड़ियां मेरे लिए फिक्स एसेट है क्योंकि मैं वो भाड़े पे देके पैसा कमाता। इन शॉर्ट, हर तरीके का पीपी आपको पैसा कमाने के लिए मदद करता है, या फिर वो आपको पैसा कमा के देता है। सर प्रोडक्शन सप्लाई कैसे, प्रोडक्शन कर रहा है जब तो आप बेच पा रहे हैं ना, वो सप्लाई कर रहे हैं, आप टैंकर ट्रॉली के अंदर गुड सप्लाई करते हैं कस्टमर क्या, वो हो रहा है तभी तो आप पैसा कमा रहे हैं ना। इसको आप भाड़े के ऊपर दे रहे पीपी को, गाड़ियों को, तभी तो आप पैसा कमा रहे हैं ना। इन शॉर्ट क्या, पीपी आपको पैसा कमाने के लिए मदद करता है। समझ में आ रहा है क्या, प्रोडक्शन, सप्लाई, रेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रॉड टर्म्स अपन उसको बोलते हैं पीपीई। समझ में आ रहा है कि इन ब्रॉड टर्म्स अपन उसको क्या बोलते हैं, पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, फिर मैंने क्या बात है, पीपी तीन चार चीजों को एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात, प्लांट्स को एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, एनिमल्स को एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी बात, माइंस को एप्लीकेबल नहीं है। चौथी बात, सी के अंदर से निकलने वाले गैसेस, सी के अंदर से निकलने वाले मिनरल ऑयल, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स वो भी नेचुरल लिविंग थिंग्स, इनको एप्लीकेबल नहीं है। नेचुरल लिविंग थिंग्स को पीपी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और मिनरल्स सी, ये जो जहां से निकलते, जैसे कि माइंस हो गया, खदान हो गया, सी हो गया, ये सब चीजें यहाँ से भी नहीं निकलती है, क्योंकि नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज इनको बोला गया है। नॉन रीजनरेटिव मतलब दीज आर नॉट रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गए माइंस में कि मिनरल्स, सी पेट्रोल जहां से निकलता तो खत्म है, खत्म, नॉन रिन्यूएबल जिसको बोला जाता है। ठीक है, एनीवेज अपने लिए पीपी चार चीजों को जो लागू नहीं, वो है प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स जहां से निकलते वो है माइंस, गैसेस और ऑयल जहां से निकलता है वो है सी। मतलब सी को एप्लीकेबल नहीं है, मिनरल के माइंस को एप्लीकेबल नहीं है, खदानों को एप्लीकेबल नहीं है, प्लांट्स को एप्लीकेबल नहीं है, ढोर जानवर एनिमल्स को भी पीपी एप्लीकेबल नहीं है। एनी डाउट, किसी को अभी तक के कुछ डाउट है क्या, तो बोलो, तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट अप टिल हियर, प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को नहीं, माइंस को नहीं, और सीज को भी नहीं, समुद्र को भी नहीं, नदी को भी नहीं, पहाड़ को भी नहीं, माइंस को भी नहीं, प्लांट्स को भी नहीं, एनिमल्स को भी पीपी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अभी तक की जितना हुआ उसमें किसी को डाउट है, यस बोलो, तो अपन लोग फिर आगे बढ़ते बात। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो चलो सर, बियरर प्लांट मतलब
वो आने वाला है, वो आने वाला है, वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक ही हुई। ठीक है, देखो जैसा मैंने बोला अभी कि ये जो पीपीई वाली जो डेफिनेशन है वो दो चीजों को एप्लीकेबल नहीं है। उसका नाम क्या है, एक तो प्लांट्स और एक तो एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स क्यों, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, उनका ऐसा कोई कोई बना के नहीं मिलता ना आपको, ऐसे एनिमल्स मिलते के बना के बोले हमको 1 किलो एनिमल होना बना के, ऐसा नहीं रहता ना। 1 किलो बोले झाड़ होना, गेहूं के पौधे होना 1 किलो, या फिर ऐसा बना के दो वैसा बना के दो, ये अपने हाथ में नहीं है। ये नेचुरल थिंग्स है, ये बायोलॉजिकल एसेट है, इसके ऊपर पीपी इनको बोला नहीं जाता। देखो, एएस ऑन द एग्रीकल्चर इज अंडर फॉर्मेशन टू कवर द अकाउंटिंग फॉर लाइफ स्टॉक। ये जो लिविंग एनिमल्स है ना, इनके लिए एक नया एएस आने वाला है, अभी के लिए इनको पीपी बोलते नहीं। लिविंग एनिमल्स पीपी है, गाय, ऊंट, बैल, ढोर, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, कछुआ, ये जो भी एनिमल्स आपको लग रही है, कोई भी आपके यहाँ पे, भले ही आप उसको पेट डॉग करके संभालो, बोले हमारे यहाँ पे हम कुत्ते रखते, बोले पेट डॉग्स करके, वो पीपी है क्या? नहीं, बोले वो हमको चोरों से बचाता, वो कुछ भी होगा, वो कुछ भी होगा, वॉट एवर पर्पज यू आर कीपिंग दैट एनिमल्स एज अ पेट बोलो या जो भी बोलो, वो स्टिल पीपी में आने वाले नहीं है, क्योंकि वो पीपी के डेफिनेशन में नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स, प्लांट्स मतलब क्या? प्लांट्स मतलब कि यहाँ पे सिंपल, इसका मीनिंग क्या मालूम है क्या? क्रॉप्स। क्रॉप्स इन्हें, अरे फसल, फसल उगाते ना, गेहूं, जवार, बाजरी, मेज, राइस, ये सब जो चीजें हैं, और फिर ये हो गए आपके पालक, मेथी, समार, ये सब जो अपने फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लेकिन हाँ, ये दोनों चीजों को क्या है, ये दोनों चीजें पीपी में नहीं आते, प्लांट्स भी नहीं आते, एनिमल्स भी नहीं आते। एक बात क्या बताई मैंने आपको, प्लांट्स भी नहीं आते और एनिमल्स भी नहीं आते, लेकिन कुछ प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स है जो पीपी के डिफिनेशन में आते हैं। क्या बोला मैंने? प्लांट्स और एनिमल्स पीपी के डिफिनेशन में नहीं आते, लेकिन प्लांट्स के इसके अंदर एक एक्सेप्शन लिया हुआ है, जिनका नाम है बेरर प्लांट्स, ये पीपी के डिफिनेशन में आते हैं। समझ में आ रहा है कि ये पीपी के डेफिनेशन में आते हैं? गेटिंग माय पॉइंट कि प्लांट्स और एनिमल्स पीपी में नहीं आते, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पीपी के डेफिनेशन में आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, कुछ प्लांट्स पीपी के डेफिनेशन में आते हैं, वो प्लांट्स का नाम है बेरर प्लांट्स, वो प्लांट्स का नाम है बेरर प्लांट्स। ठीक है, चलो अब अपन लोग बेरर प्लांट देखते हैं। Bearer plant is a plant that satisfies all the three conditions. It is used in production or supply of agricultural produce. Production or supply of agricultural produce. It is expected to bear produce for more than 12 months. 12 महीने से ज्यादा उसको लगेंगे प्रोड्यूस बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए. It is likelihood of being sold as a agricultural produce. It has a likelihood of being sold as an agricultural produce other than for incidental scrap sale. ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन लोग, अभी इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं कि वो उससे आपको हर साल प्रोडक्शन मिलने वाला है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपके यहाँ पे ना इसका झाड़ है, बोले काय का झाड़ है, बोले आम का झाड़ है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक आम का पूरा बगीचा है, उसके अंदर 12 आम के झाड़ है, उसमें से हर हर अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के उसमें हर साल आम का प्रोडक्शन होता है। आम का झाड़ है, 14 आम के झाड़ है, हमारे यहाँ पे बगीचा है आम के झाड़ का, जहाँ पे हर साल आम निकलते हैं, मतलब एक तरीके से हर साल उसका प्रोडक्शन होता है। कितने साल आएंगे, बोले 20-25 साल, तो देखना ही नहीं पड़ता। इट इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इसको 12 महीने से ज्यादा उसका प्रोडक्शन चलने वाला है। क्या सिर्फ एक ही साल आम का झाड़ के आम आ रहे क्या? नहीं, इसको 1 साल, 2 साल, 10 साल, करीबन 20 साल आने वाले हैं। आगे जब अपन बढ़ेंगे, इट हैज अ लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उससे हर साल आपको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? When bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as a scrap. जैसे जब आम मिलना बंद हो जाएंगे, हम झाड़ काट के ईंधन करके फायरवुड करके बेच डालेंगे। Such incidental scrap would not prevent the plant from satisfying the definition of bearer plant. भले अपन लोग झाड़ अपन बेच रहे, लेकिन कब? प्रोडक्शन मिलने के बाद। समझ में आ रहा क्या कि यहाँ पे बात ऐसी है
कि देखो पहली बात, उससे हर साल प्रोडक्शन मिलेगा, 1 साल से ज्यादा बार प्रोडक्शन मिलेगा, और उसको अपन लोग ईंधन करके बेचने वाले नहीं है। कब ईंधन करके बेचेंगे उसको अपन लोग? जब उससे पूरा 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 आपको मिल जाएगा, जब आपको पूरा उससे फसल मिल जाएगी, एक बार दो बार नहीं, काफी समय मिलते रहती है। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे एक पॉइंट करना, इट हैज लेस लाइक्लीहुड, हाँ लेस यहाँ पे वर्ड डाल दिया, इट हैज लेस लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मैं पूरा के पूरा झाड़ उखाड़ के बेच देता क्या? नहीं, मैं झाड़ पे से पकने वाले आम हर साल बेचता हूँ। जैसे एक बात बताता मैं आपको, पालक मेथी समझता आपको? पालक मेथी आप ऐसे तोड़ तोड़ के बेचते कि पूरे पूरे झाड़ ही उखाड़ उखाड़ के बेच देते। झाड़ जो उसके छोटे छोटे पौधे रहते हैं वही काट काट के अपन बेच देते। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, वो झाड़ी उखाड़ करके, वो झाड़ उखाड़ करके अपन लोग फेंक देते, मतलब बेच देते। आम कैसे झाड़ उखाड़ के बेचने के लिए आता क्या? नहीं, आम उखाड़ के, सॉरी आम तोड़ के अपन लोग बेचते हैं। तो क्या 3 बातें सेटिस्फाई होने के ऊपर आप उसको पीपी, देखो पीपीई के अंदर प्लांट्स नहीं आते, लेकिन पीपीई के अंदर बेरर प्लांट्स आते हैं। पीपी के अंदर बेरर प्लांट्स आते हैं। एक बात, पीपी के अंदर बेरर प्लांट्स आते हैं। बेरर प्लांट्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट जिनसे हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलने वाला है, ऐसे प्लांट जो एक से ज्यादा बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे, ऐसे प्लांट जिनको आप उखाड़ के नहीं बेचते होंगे। समझ में आ रहा? ऐसे प्लांट जहाँ पे उखाड़ के नहीं बेचे जाते। एग्जाम्पल लिख लो, मैंगो ट्री। समझ में आ रहा है कि मैंगो ट्री इसका एग्जाम्पल है। तो मैंगो ट्री आपका पीपी समझ में आ रहा? फॉलोइंग आर नॉट बेरर प्लांट्स, प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे कि हमने ईंधन के लिए सागवान के झाड़ लगा के रखे, बोले हम वो झाड़ का झाड़ी उखाड़ के फेंक डालेंगे या फिर बेच डालेंगे। एक बार झाड़ बड़ा हो गया, उखाड़ के उसको बेच डाला। वो ऐसे झाड़ पीपी में नहीं आते। उखाड़ के बेचना आपका कर्तव्य नहीं है, उखाड़ के बेचना आपकी ड्यूटी नहीं है, उखाड़ के बेचना आपका फिक्सेशन का कभी पर्पस नहीं रहता। आप मशीनरी बेचने के लिए खरीदते क्या? नहीं, उससे हर साल प्रोडक्शन लेने के लिए खरीदते हैं। आम का झाड़ आप बेचने के लिए खरीदते क्या? नहीं, उससे हर साल आम मिलने के लिए आप खरीदते हैं। Plants cultivated to produce agricultural produce when there is than likelihood, more than likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than the incidental scrap sales. मतलब जिसको आप झाड़ का झाड़ी आपको बेचना है एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि पालक, झाड़ का झाड़ी आप बेच देते ना, झाड़ का झाड़ी आप उखाड़ के दे देते, पालक मेथी समार ये सब चीजें, या फिर गन्ना हो गया, उसको आप उठा के दे देते, है ना? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो खुद ही गन्ना है, उससे हर साल गन्ने मिल रहे क्या आपको? नहीं, आप वो गन्ने के झाड़ को दे देते, उठा के दे देते, पूरा पूरा गन्ना बेचने के लिए आता है ना? तो वो यहाँ पे पीपी में नहीं आएगा। एनुअल क्रॉप्स व्हीट राइस जवार बाजरा ये भी सब इसके अंदर नहीं है। एक से ज्यादा बार प्रोडक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा बार प्रोडक्शन होना चाहिए। झाड़ उखाड़ के बेचना नहीं चाहिए, आखिरी में बेचे तो चलता रही कोई बात। समझ में आ रहा है? एक से ज्यादा बार उसको फल मिलना चाहिए। ये सब होगा जब बेरर प्लांट आएगा, और बेरर प्लांट आपके पीपी में आते हैं। बेरर प्लांट इज योर पीपीई। ठीक है, कोई डाउट अभी तक के? बोलो, किसी को सर कुछ? सर कापूस सर हाँ, बोला बोला कापूस बोला। बेरर प्लांट कहता है। कापूस कापूस ठीक है। मेरे को एक बात शेयर में हाँ दो तीन सवालों का जवाब देना, ठीक है? क्या हाँ यस सर। कापूस के झाड़ को हर साल कापूस आता क्या, कि हर एक ही साल बार नहीं आता क्रॉप आता पर एक उसका? साल में हाँ, सर एक ही बार होता है, पर दो तीन बार उसका क्रॉप आता ये एक मिनट, सुनो कापूस सुनो का सुनो आता ना। सुनो सुनो। उसको 12 महीने से ज्यादा क्रॉप सीजन चलते रहता है कि उसका, मतलब ये साल भी उसको ही झाड़ को क्रॉप आया, अगले साल भी वही झाड़ को आया, उसके अगले साल भी क्रॉप आया, ऐसा होता क्या? नहीं नहीं होता। तो देखो पीपी क्या रहता है श्रीहरी, वो आपको लंबे समय तक के चलता है। समझ में आ रहा है ना? जो एक साल के अंदर ही खत्म हो जा रहे उनको क्रॉप बोलते हैं। कापूस का क्रॉप होता, झाड़ थोड़ी बोलते आप उसको। कापूस की फसल लेते आप, कॉटन की फसल लेते आप, वो क्या 50-50 साल चलते के झाड़? वो नहीं, नहीं मैं बताता, फिर उखाड़ हाँ। के नहीं बेचते ना। तो वो पीपी नहीं है, क्योंकि वो बेरर प्लांट नहीं है। बेरर प्लांट जो कि फ्रूट्स को हर साल बेर करता है। एग्जाम्पल, नींबू का झाड़, हर साल उसको नींबू आते हैं। एक साल से ज्यादा बार नींबू आते, मतलब एक से ज्यादा बार उसकी फसल होती है। नींबू का झाड़ आप उखाड़ के बेचने के लिए नहीं पैदा करते। तो नींबू का झाड़ क्या है? पी पी ई। हाँ, और बोलो।
किसी को कोई डाउट? साक्षी? नो सर। ओके। आज भी इतने कम लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सब लोग कहाँ गायब कहाँ होते जा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। वो अंजलि भक्कड़ नहीं आज, कल थी वो। देखो यार क्या कर रहे तुम। ठीक है, तेजस गांधी समझा गया, तुषार शर्मा समझा गया, सोमेश समझा गया। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। तो बेरर प्लांट्स के अंदर गेहूं आएगा क्या? गेहूं, ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, मेज, ये सब नहीं आते, ये क्रॉप है। अच्छा, बेरर प्लांट्स के अंदर बैंगन, फिर गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब आएगा क्या? आलू, कांदे, टमाटे, भरते, भुट्टा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बैंगन फैंगन कुछ नहीं, क्योंकि वो एक ही बार आता है खत्म हो जाता। हाँ, बेरर प्लांट के अंदर नींबू के झाड़, बेरर प्लांट के अंदर आम के झाड़, ऐसे झाड़ जो हर साल हर साल हर साल आपको फसल देंगे। सेब के झाड़, केसर जो फ्रूट से मिलता है उसके झाड़, काजू के झाड़, बादाम के झाड़, जो हर साल आपको फसल देंगे। बहुत जगह बिजनेस है ना यार ये ऐसे 4 झाड़ लगा देना, 10 झाड़ लगा देना, उससे हर साल आम कल्टीवेट करके बेचना बेचना बेचना, ये सब बेरर प्लांट्स में आते हैं। बेरर प्लांट्स में क्रॉप नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि बेरर प्लांट्स में कभी भी क्रॉप्स नहीं आते हैं। ठीक है, बेरर प्लांट्स के सर, अंदर टरबूज? एग्रीकल्चर, हाँ बोलो। सर टरबूजचं वेल असते तो 12 महिन्याच्या वर राहते की अंदर? ओ दादा, त्याला एकदाच टरबूज येते दरवर्षी, त्याच बेलीला टरबूज नाही येत, ते बेरर प्लांट नाही आहे। बेरर प्लांट साठी 12 महिन्याच्या वरती त्याचं आयुष्य पाहिजे, एकदा पेक्षा जास्त त्यांना प्रोडक्शन केलं पाहिजे। टरबूजच्या बेलीला एकदाच टरबूज येतात, समजलं का? त्याच बेलीला 10-10, 20-20 वर्ष टरबूज येतात का? आमच्या झाडासारखं, आंब्याच्या झाडासारखं नाही, ते बेरर प्लांट नाही आहे, समजलं का? येस सर. बेलीचं आयुष्य 1 वर्षाच्या वरती नसतात, मग ते काकडी पण बेलीवर येते, दोडके पण बेलीवर येतात, मग ते काय सर्व पीपी आहे का? नाही, 1 वर्षाच्या वरती ते जगत नाही, ते पीपी नाही आहे, ते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आहे। एग्रीकल्चर म्हणजे हार्वेस्टिंग, क्रॉप लेना, ये सब पीपी में नहीं आते हैं। ये देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। ठीक है, by an enterprise for sale for conversion into agriculture produce or into an additional biological asset। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो मैंने बताया था ऊपर कि बायोलॉजिकल एसेट रहता ना, बायोलॉजिकल एसेट मतलब नेचुरल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जहां पे क्या होता बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या? जहां आम के झाड़ को अपने आप आम आते, आप कुछ नहीं करते, ककड़ी के झाड़ को अपने आप ककड़ी आती, समझ में आ रहा है ना? ये अपन लोग फसल लेते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स। सभी बायोलॉजिकल एसेट आपके पीपी में आते क्या? नहीं, सिर्फ बेरर प्लांट्स ही आपके पीपी में आते हैं। प्लांट्स देखो, बायोलॉजिकल एसेट के अंदर तो एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है, लेकिन सिर्फ बेरर प्लांट्स ही आपके पीपी के अंदर रहते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। गेटिंग माय पॉइंट? तो सब प्लांट्स एनिमल्स छोड़ दो, बेरर प्लांट्स को ध्यान दो। समझ में आ रहा? चलो, अब कैसा रहता है देखो, बात कैसी रहती है, बात कहां से चालू होती है। अब तो अपन लोग पीपी के अंदर आ गए। ठीक है, पीपी के अंदर कैसा रहता है देखो, पीपी के अंदर कभी भी जब अपन लोग बात कर रहे हैं AS10 की, तो दो तरीके से आपको उसको देखने का है। देखो क्या 2 तरीके रहते हैं। एक तो उसका आपको बुक्स के अंदर उसकी एंट्री कराना पड़ेगी, तो आपको उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, और बाद में जब बुक्स में से उसका एग्जिट होता, तो बुक्स में से बाहर भी जाता ना अपना, मतलब क्या होगा? डिलीशन ऑफ एसेट। ठीक है, डिलीशन ऑफ एसेट। तो बात कैसा है, एक रहेगा एडिशन ऑफ एसेट, दूसरा रहेगा डिलीशन ऑफ एसेट। ये बुक्स में यहाँ पे आ रहा हो तो ये है आपका स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे है आपका एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे बुक्स में से बाहर जाएगा। एक एंट्री आपको बुक्स में अंदर लेने की करना पड़ेगी, एक एंट्री बुक्स में से बाहर करने की करना पड़ेगी, और फिर इस दौरान क्या हो रहा, इस दौरान वो एसेट की लाइफ ट्रीट किया जाती है, स्टार्ट से एंड की भी चली। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके सब्सिक्वेंट कॉस्ट आप लोग देखते हैं, और उसके साथ डिप्रिसिएशन कॉस्ट आप देखते हैं, एडिशन कॉस्ट आप देखते हैं। समझ में आ रहा है? क्या देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब अपन लोग पीपी के लाइफ की बात करते हैं, एक तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से स्टार्ट पॉइंट है, मतलब जब आप उसको बुक्स में लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट है, जब आप उसको बुक्स में से बाहर करेंगे,
तीसरा पॉइंट क्या है मेरा इसके अंदर कि उसकी लाइफ कैसी है, लाइफ के अंदर क्या होता है, फिर एसेट के लाइफ के अंदर एडिशंस होते हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंट कुछ खर्चा किया जाता है एसेट्स के ऊपर, उसके बाद में एडिशन करते समय कुछ खर्चा किया जाता, कुछ जैसे मशीनरी थी उसके अंदर कुछ तो भी एक नया पार्ट लगा दिया जिसके जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो एडिशनल कॉस्ट इंकर किया जाता, समझ में आ रहा है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर किया जाता, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट कुछ उसको लगता होगा तो वो सब इंकर किया जाता, तो ये सब बातें भी आप लोगों को देखना पड़ेंगी। डेप्रिसिएशन है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करना पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि देखो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिडल में उसकी पूरी लाइफ है, लाइफ के अंदर डेप्रिसिएशन देखना है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट देखने का है, एडिशनल कॉस्ट जो इंकर कर रहे हैं अपन लोग पीपी के ऊपर वो अपन लोगों को देखने का है। तो बात ऐसी है कि ये तीनों खर्चे अपन लोगों को देखने का है। पहले तो अपन लोग क्या देखेंगे कि जब आप उसको बुक्स के अंदर लेंगे, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी पहले वो देखेंगे, एंट्री करेंगे बुक्स के अंदर लेने की, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन कैसा रहता है वो अपन लोग देखेंगे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जब बुक्स में से अपन एसेट को बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो नो लॉन्गर यूजफुल है कंपनी के लिए, तो अपन उसको डिलीशन भी बांटेंगे। तीन चीजों के अंदर पीपी बढ़ते हुआ है, एक तो इनिशियल कॉस्ट, दूसरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट, और तीसरा उसका बात कैसी है जब आप उसको बुक्स में से बाहर कर रहे हैं, समझ में आ रहा, देखने के तो इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट और एंड में जब उसका डिस्पोजल ऑफ एसेट। गेटिंग माय पॉइंट, तीन बातों के अंदर पीपी पूरा बटे हुआ है, एक तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट जब अपन उसको बुक्स के अंदर एंट्री करने वाले हैं, फिर दूसरी बात सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ एसेट, और तीसरी बात डिलीशन ऑफ एसेट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब एसेट नो लॉन्गर यूजफुल है तो आप उसको बुक्स में से बाहर कर देते हो, ये बात समझ में आ रही है आपको, जब एसेट नो लॉन्गर यूजफुल है तो आप उसको बुक्स में से बाहर कर देते। पहले अपन लोग देखेंगे इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब क्या कि फर्स्ट टाइम जब बुक्स के अंदर एसेट ले रहे, बाय एसेट, एसेट अकाउंट जब डेबिट हो रहा, क्या डेबिट होता है आपका, एसेट अकाउंट जब आपका डेबिट होता तो वो किस तरीके से डेबिट करना है, किस अमाउंट के ऊपर डेबिट करना है, वो अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जब इनिशियल बाय एसेट होगा, बाय एसेट टू कैश बोलो, टू बैंक बोलो, टू एनीथिंग बोलो, क्रेडिटर बोलो, ये जो भी चीज रहेगी, तो जब मैं बाय एसेट मतलब एसेट को जब मैं डेबिट कर रहा, किस अमाउंट पे कर रहा हूँ, किस तरीके से करने वाला वो यहाँ पे मैं देख रहा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी बुक्स के अंदर एंट्री करने की बात हुई, फर्स्ट टाइम कोई एसेट आपने खरीदा उसको बुक्स में क्या क्या उसके अंदर आप डेबिट करने वाले हो। An item of PP that qualifies for recognition and asset should be measured at its cost, purchase price. It includes the import duties and the non-refundable purchase taxes. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एसेट जब आप डेबिट करने वाले हो, जैसे आपने 100 रुपए का एक एसेट खरीदा, ठीक है, उसके अंदर आपने उसके अंदर 10 रुपए के टैक्सेस भरे, इंपोर्ट ड्यूटी भरी, ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी है जो आपको कहीं भी सेट ऑफ मिलने वाली नहीं है, तो टोटल आपने कितने भरे उसके अंदर 110, तो आपके लिए परचेज प्राइस कितना होगा उसका 110। गेटिंग माय पॉइंट, तो इट इंक्लूड्स द इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, इट रिक्वायर्स द डिडक्शन ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट एंड रिबेट। इसके अंदर जैसे आपको 10 रुपए कुछ डिस्काउंट मिला होगा तो आपने कम करना चाहिए, रिबेट कुछ मिला होगा तो आपने कम करना चाहिए, ठीक है। बात मेरी समझो कि अपन लोग क्या करते, टैक्सेस को ऐड करके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो कि रिफंडेबल नहीं है, रिफंडेबल नहीं है मतलब जिसका आपको कहीं भी आईटीसी क्रेडिट नहीं मिल रहा है। आईटीसी समझता आप लोगों को, सोमेश आईटीसी, आईटीसी समझता आपको, जीएसटी में हुआ होगा। यस सर। यस, जैसे मैंने क्या बोला सोमेश, सोमेश थोड़ा ध्यान देना मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, माइक ऑन रखो। हाँ, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है तो मैंने उसको ऐड किया, ठीक है। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी का मुझे कहीं तो सेट ऑफ मिलने वाला होगा, मुझे कोई सेल के अगेंस्ट इसका सेट ऑफ मिलने वाला 10 रुपए का, तो क्या मैं इसको ऐड करूंगा परचेस प्राइस के अंदर? नहीं। क्यों क्यों क्यों? उसका सेट ऑफ मिल रहा ना सर। हाँ, सेट ऑफ मिल रहा मतलब जो मेरे सेल का जाएंगे, टैक्स है उसके अगेंस्ट ये टैक्स कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यही बोलना चाहते थे ना सोमेश आप? यस सर। हाँ, तो सेट ऑफ अगर वो इसका मिल रहा होगा तो आपने टैक्सेस को ऐड नहीं करना, सेट ऑफ नहीं मिल रहा होगा तो आपने टैक्सेस को ऐड करना चाहिए, डिस्काउंट को कम करना चाहिए, रिबेट को कम करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डीएसी। अब मेरा क्या हो गया था मालूम है क्या कि 110 रुपए का तो मेरे को टोटल खर्चा लग गया, बोले कैसा हुआ, 100 रुपए का वो और 10 रुपए का मुझे क्या लग गया टैक्सेस प्लस। अब आगे आगे की कहानी सुनिए,
मेरे को क्या हो गया, ये जो लाया ना मैंने, ये लाया मुंबई से, ठीक है, मुंबई से मैंने इंपोर्ट किया था, एक्चुअली चाइना का था, मुंबई में इंपोर्ट करके मैंने लिया। मेरे को इसके अंदर है 20 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा लग गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा लग गया 20 रुपए, 10 रुपए फिटिंग के चार्जेस, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लग गए, ठीक है। तो मेरा आप कॉस्ट कितना हो गया बताओ, 110 प्लस 20 प्लस 10, 140 रुपए का मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो जरूरी है क्या? हाँ, नहीं ट्रांसपोर्ट किया तो मशीन ही नहीं आती, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मशीन है इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मशीन नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो वो मशीन के कारण है। इंस्टॉलेशन तो करना जरूरी है, बिना इंस्टॉलेशन तो मशीन नहीं चलती, तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, इंस्टॉलेशन भी जरूरी है। समझ में आ रहा? ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, इंस्टॉलेशन भी जरूरी है, तो ये दोनों अगर है तो वो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये जरूरी कॉस्ट है, जो कॉस्ट मशीन के कारण है उनको बोलते हैं अपन लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को अभी तक के कोई डाउट? टैक्सेस को मैंने ऐड किया, डिस्काउंट को मैंने कम किया, ट्रांसपोर्टेशन को मैंने ऐड किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी मैंने ऐड किया। Any cost directly attributable to bringing the asset to the present location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. अरे बापा इंस्टॉल नहीं किया तो मैनेजमेंट को जैसे चलाना है चलेंगी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन करके मुंबई से अकोला में मशीन लाई तो मशीन चलेंगी नहीं, ये जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन को ऐड किया, इंस्टॉलेशन को ऐड किया, टैक्सेस जिनका सेट ऑफ नहीं मिलता उनको मैंने ऐड किया, डिस्काउंट को मैंने कम किया, रिबेट को मैंने कम किया, ठीक है। अच्छा, मेरा अब एक क्वेश्चन, ठीक है, हाँ साक्षी सिसोदिया एक क्वेश्चन, ये 100 रुपीज के अंदर मालूम है क्या 20 रुपए का जीएसटी मिलेगा, 20 रुपीज का जीएसटी मिलेगा है, जिसका मुझे सेल के अगेंस्ट सेट ऑफ मिलने वाला है। तो बताओ मेरे को कितना लेना पड़ेगा परचेज प्राइस? 100 रुपीज के मशीन कॉस्ट के अंदर 20 रुपीज का सेट ऑफ अवेलेबल है, तो कितना आपको मशीन का प्राइस देना पड़ेगा? सर 80 रुपीज। यस ऑफ कोर्स, आपको 20 कम करना पड़ेगा। 20 क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उसका अपने को सेट ऑफ मिला, तो अपन को कितना लेना पड़ेगा उसका? 80 रुपीज। तो सेट ऑफ मिलता होगा तो कम करो, अगर कम नहीं किया होगा तो, और नहीं मिलता होगा सेट ऑफ तो यू नीड टू ऐड इट, ठीक है। डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन, ठीक है, कैसा रहता है? इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, सिमिलर लाइबिलिटीज। The cost of dismantling, removing the items, and restoring the site on which it is located, the obligation for which an enterprise incurs either when the item is acquired or as a consequence of having the item used during the particular period for the purpose other than produce inventory during that period. इसका मतलब क्या है? कैसा रहता मालूम है क्या कि किस तरीके के इसके अंदर खर्चे इंक्लूडेड है? पहली बात सोचो, मेरे को मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा सरफेस बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये सरफेस मैंने बना के रखे हुए हैं, बहुत बड़ा सरफेस बनाना पड़ता, करीबन 4 लाख रुपए का सरफेस मैंने बनाया एमआईडीसी के जगह के अंदर। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या है सरफेस के लिए जो मेरे को प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ रहा ये मशीनरी के लिए, कि बिना प्लेटफॉर्म के ये मशीनरी बैठ ही नहीं सकती, मशीनरी यहाँ पे रख ही नहीं सकती। इसके अंदर टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ? 2 लाख का, ठीक है। अब कैसा है, ये 2 लाख रुपए मेरे को एकदम ही जरूरी है, ये 2 लाख रुपए का खर्चा नहीं किए तो मशीनरी तो जमीन पे रख नहीं सकते हो, फ्लैटेंड सरफेस पे रख नहीं सकते, उसको ऐसा एलिवेटेड सरफेस होना। तो क्या 2 लाख रुपए का खर्चा मशीनरी के कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा बोलो तो? बिना इसके मशीनरी चालू नहीं होती। यस बोलो। आएगा सर। ऑफ कोर्स 100% ही आएगा, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म के मशीनरी नहीं चलती, प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एमआईडीसी की जगह है, एमआईडीसी की जगह आपको मालूम है लीज पे रहती, समझ में आ रहा ना? तो बोले कैसा है, बोले जब आप जाएंगे ना ये सरफेस भी तोड़ के जाना पड़ेगा, तोड़ने को और 50,000 रुपए मुझे लगने वाले हैं, तोड़ने को और 50,000 रुपए लगने वाले। कैसा है, एमआईडीसी में पहले मेरे से लिखा के लीजिए था, आप बनाओ बोले कुछ भी, जिस दिन आप जाएंगे ये सब तोड़ तोड़ा के जाना, हमको इससे कोई लेन देन नहीं है, हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि आप आए थे जब था क्या, हमने बोला नहीं, तो आप जाएंगे जब भी रहना नहीं चाहिए। तो ये 50,000 रुपए का मैं कैसा कर रहा, हर साल 5-5 हजार की प्रोविजन करते जा रहा हूँ, तो 5-5 हजार रुपए भी हर साल मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करते रहना पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग बोला जाता है इसको, समझ में आ रहा है ना? रिमूविंग द आइटम एंड स्टोरिंग द साइड बोला जाता है इसको, जैसा आए थे वैसा ही छोड़ के जाना। तो जो खर्चा लगने वाला है सब बराबर करने के लिए वो भी आप लोगों को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? वो भी आप लोगों को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो साइट को रिस्टोर करने का खर्चा भी आप लोगों ने ऐड करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, तो क्या क्या ऐड करा अपन ने? देखो, पहले अपन लोगों ने टैक्सेस जिनका रिफंड नहीं मिलता उनको ऐड किया, डिस्काउंट को अपन ने कम किया, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इसको अपन ने ऐड किया। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, सिमिलर लायबिलिटी, जाते समय सरफेस को सही करके जाना, उसका अगर कोई खर्चा अगर आप प्रोविजन कर रहे होंगे हर साल, वो भी ऐड करना पड़ेगा। वो खर्चा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अपन आए थे जब वो नहीं था, है ना, अपन ने वो चीजें उसको यूज करा हुआ है अपन ने पर्टिकुलर पीरियड के लिए, इसके वजह से वो प्लेटफॉर्म बने हुआ है। अपन ने उसको इन्वेंट्री बनाने के लिए करे हुआ है कि कुछ नहीं, ठीक है, वो इन्वेंट्री ऐसा कुछ उसका लेना देना नहीं, अपन ने यूज किया, यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, बिना प्लेटफॉर्म के मशीनरी नहीं चलती थी, इसके लिए अपन ने वो बनाया हुआ है। यूज करने के कारण प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया तो छोड़ के वैसा वैसा नहीं जा सकते, आपको उसको रिस्टोर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, कैसा रहता मालूम है कि हमने मशीनरी लाई, उसके अंदर हमको 5 एम्प्लॉइज की मदद लेना पड़ी, तो 5 एम्प्लॉय मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए चाइना से आए, उनका रहने का खर्चा, उनका पगार का खर्चा, उनका जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी इसमें आता है। साइट प्रिपरेशन का खर्चा, मतलब मैंने बोला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इनिशियल डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, ट्रायल रन का कॉस्ट और प्रोफेशनल फीस, ये सब भी इसमें आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी, वेजेस जो भी लगते होंगे इंस्टॉलेशन के लिए वो सब, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा, डिलीवरी का कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, ट्रायल रन का कॉस्ट, ट्रायल रन के अंदर कुछ प्रोडक्ट मिला उससे 1 लाख रुपए कमाए तो ट्रायल रन की कॉस्ट से वो कम करना पड़ता है। जैसे कि मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा आया ट्रायल रन करने के लिए, ट्रायल रन के अंदर 80,000 रुपए के प्रोडक्ट बन गए जिसको मैं बेच के 80,000 कमाने वाला हूँ, तो मेरा नेट ट्रायल कॉस्ट कितना रहेगा? 20,000 ओनली। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्रोफेशनल फीस को भी ऐड करना है, इसको स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स बुलाना पड़ते हैं चाइना से इंस्टॉल करने के लिए, तो उनका भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक के कोई डाउट किसी को? बोलो। सर टी प्लांट्स पीपी में आएंगे? काय में टी प्लांट्स, टी प्लांट्स, चाय टी प्लांट्स, चाय का। हाँ, पीपी में आएंगे। रीजन बट क्या है? सर एज सुनो सुनो सुनो, आपको मालूम है जो टी के जो टी बोल रहे हैं ना, आप आसाम आसाम टी बोल रहे हैं ना, यस सर। टी के मालूम है कि आपको क्या रहता है? ये ऐसे सिर्फ ऊपर का जो ये पत्तियां रहती है ना, 2-2 4-4, वही तोड़ लेते हैं। आप कभी वीडियो देखो आसाम के, दार्जिलिंग के, उसमें क्या रहता है? वो ऐसी यस ऐसी छोटी 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 पत्तियां जो रहती है ना, ऊपर की पत्तियां ऐसी हर साल तोड़ लेती, 2 बार 4 बार 5 बार, वो उगते रहता तोड़ते रहते, उगते रहता तोड़ते रहते। और टी का प्लांट बहुत साल चलता है, 3-4 साल तो मिनिमम चल ही जाता है। और उसका क्या रहता है, उसके वो उनका बार बार वो ग्रो होने की कैपेबिलिटी रहती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीपीई का, बार बार ग्रो होने की, मतलब आप सिर्फ पूरा झाड़ उखाड़ के फेंक रहे, क्या आप रूट के साथ में? कभी भी नहीं। नो। 2-2 पत्ते तोड़ रहे छोड़ दे रहे, 2-2 पत्ते तोड़ रहे छोड़ रहे, और कितने बार तोड़ते? हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 2 महीने में, 4 महीने में, चालू है, 3-4 साल तो आराम से चलता। तो इट इज 100% पीपीई। देखो पीपी की खासियत क्या है मालूम है क्या? आप झाड़ उखाड़ के नहीं बेच जाते, पीपी के खासियत है झाड़ उखाड़ के नहीं फेंक देते, एक से ज्यादा बार उसके फसल पैदावार आती रहती है। ठीक है, तो 2-2 पत्ते 4-4 पत्ते तोड़ते रह रहे, हरे हरे ऊपर के तोड़ रहे, फिर और आ रहे, तोड़ रहे, फिर और आ रहे, तोड़ रहे, फिर और आ रहे, झाड़ उखाड़ने का कभी तो काम ही नहीं है। कॉफी के तो कॉफी भी ऐसे ही है, ऊपर ऊपर का तोड़ते रहते, आप उसके तो बीजे कलेक्ट किए जाते और वो बीजे बार बार आते रहते, हर बार ठंडी में बीजे आ जाते। गेटिंग? यस सर। पीपी के अंदर ये है कि आप एसेट बेच के नहीं खाते ना, आप अगर झाड़ बेच के खा रहे होंगे तो वो फसल हो गई, समार हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, फसल तोड़ के खा जा रहे। यहाँ पे झाड़ का झाड़ तोड़ के थोड़ी लेके जा रहे, है ना? तो वो पीपी में झाड़ का झाड़ अगर तोड़ के लेके जा रहे होंगे तो पीपी में नहीं आता। हर साल कुछ तो भी क्रॉप आ रहा, उसमें से साल में 4 बार क्रॉप आ रहा, तो वो पीपी बोला जाएगा। जैसे मेरे को इसने बोला था श्रीहरि ने, कपास का झाड़ है वो, कपास का कैसा है, एक बार उसको कपास आ गई ना, फिर बार बार उसको कपास ही नहीं आती है, आ गया कि फिर अपन उसको पराठी करके बेच के धोरो को दे देते, तो वो पीपी नहीं है। ठीक, और किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है क्या? Sure.
ठीक है। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। हमने मशीनरी बनाई, बहुत बढ़िया मशीनरी का, फिर हमने उद्घाटन कराया किसी भी मंत्री के हाथ से, उसके तो 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। लोगों का नाश्ता पानी, उद्घाटन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें करते, तो ये पीपी में नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रमोशन एक्टिविटीज भी इसमें नहीं आता। हमने रेडियो पे डाला, बोले हमारे पे नई मशीनरी आई, जल्दी प्रोडक्शन होगा, बोले नई दाल मिल आई, ऐसा कुछ करा हमने। तो पहले तो मशीनरी खोलने के लिए हमने मंत्री लोगों को बुलाया, उसके अंदर 5 लाख का खर्चा किया। फिर बोले हमने गाँव पर एडवर्टाइजमेंट किया, पेपर में, रेडियो में, टीवी में। फिर ये सब चीजें जो है ये पीपी को जरूरी नहीं है। क्या इनॉग्रेशन के बिना पीपी चालू होता था क्या? हाँ, ओके, बिना एडवर्टाइजमेंट के पीपी चालू होता था क्या? हाँ, वो तो चालू ही था। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस इन न्यू लोकेशन और क्लास ऑफ कस्टमर, हम यहाँ से उठा के पीपी आसाम में लेके चले। ठीक है, यहाँ से उठा के पीपी हम आसाम में लेके चले, पीपी यहाँ पे चालू हो गया, 1 साल चला है। हम फिर 1 लाख रुपए खर्चा करके हम इसको आसाम में लेके चले गए, अकोला से गए आसाम, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ पीपी के ट्रांसपोर्टेशन में। बताओ ये पीपी के कॉस्ट में ऐड होगा क्या? पीपी अकोला में तैयार है, 1 साल चालू था, हम उठा के लेके गए उसको आसाम में, क्या पीपी के कॉस्ट में आएगा कि दर्शन पड़िया? यस सर। आएगा, क्यों? सर पहले हम अकोला में था बिजनेस में, बाद में इधर सेटअप करें तो लगेंगे ही ना वो। मेरे को एक बात बताओ, अकोला में क्या मशीनरी चालू थी क्या? नहीं, फिर नहीं आएगा। चालू थी मशीनरी, अकोला में मशीनरी चालू थी। अकोला में जो स्पेस के ऊपर मशीनरी रखी थी उसका रेंट बहुत ज्यादा लग रहा था। हम तो क्या करें, फिर बोले चलो आसाम, तो अकोला से मशीन उठा के हम चले गए आसाम, 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करा। क्या ये पीपी के फिर नहीं डेफिनेशन आएगा में सर। बैठता क्या? नहीं, नहीं ये सर। नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा क्या? हमने मुंबई के अंदर मशीनरी खरीदी, वो खरीदी हुई मशीनरी को हमने अकोला में लाया और 1 लाख रुपए का खर्चा करा मुंबई से अकोला लाने के लिए, फिर अकोला में वो चालू करी मशीन। तो अब ये 1 लाख रुपए आएगा कि दर्शन पाड़िया? सर डबल से बोलो ना एक बार। मुंबई में मशीनरी खरीदी, नई मशीनरी खरीदी, पूरी करीब मशीनरी खरीदी हमने, वो मुंबई से मशीनरी हमने अकोला में लाई, क्योंकि हम अकोला में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसको अकोला में लाया, फिर प्रोडक्शन के लिए चालू किया फर्स्ट टाइम। तो मुंबई से अकोला लाने का खर्चा 1 लाख रुपए हुआ। क्या ये 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड होगा क्या? यस सर। यस सर, बराबर बोले। फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी चालू करने के लिए जरूरी है। फिर अकोला में से हम उसको चालू होगी मशीनरी अकोला में, फिर अब हम आसाम लेके गए और 1 लाख रुपए का खर्चा किया, ये जरूरी नहीं था, अब ये एडअप नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम पीपी को स्टार्ट करते समय जितना खर्चा लगता है वो सब कर लो, वो सब एडअप होता पीपी, उसके बाद में कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एडअप नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, वो मशीनरी को देखभाल करने के लिए क्लर्क रखे हुआ है, वो दिन भर देखता है कितने घंटे चला, कितने घंटे नहीं चला, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चालू रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें पीपी के कॉस्ट में नहीं आते। जनरल ओवरहेड, वो मशीनरी को हमने मस्त एक एसी रूम में रखे हुआ है और फिर उसके ऊपर एक आदमी रखे हुए ध्यान देने के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है पीपी को प्रोडक्शन के लिए चालू करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। इतना पढ़ो और मीटिंग को रिजल्ट करो। पढ़ो बराबर।